हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आरओ री एग्जाम के लिए जीएस की अगली टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हूं। अगर आपने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से अलवार संत नहीं था। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन नहीं था। ऑप्शन ए पोएगई, ऑप्शन बी तिरुज्ञान, ऑप्शन सी पूडम, ऑप्शन डी तिरुमंगई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तिरुज्ञान। तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे, नैनार संत थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया हुआ है। पोएगम, पोएगई, पूडम एवं तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नैनार संत थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। सिनकोना वृक्ष एक स्पेशल वृक्ष होता है जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं उगता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो यह वृक्ष छत्तीसगढ़ में नहीं उगता है। कहाँ नहीं उगता है? छत्तीसगढ़ में। तो अब इसका कारण भी जान लेते हैं। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं कि क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में उगता है। ठीक है, सिनकोना वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा होता है। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम तटीय मैदान हैं, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के क्षेत्र में आता है। देखिए यही कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के क्षेत्र में आता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। ठीक है, जबकि असम, केरल और पश्चिम बंगाल में यह पाया जाता है। चलिए इसी क्रम पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। यह पूछ रहा है बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किन किन बहुलकों का यूज किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं किन बहुलकों का यूज किया जाता है। 1 केवलर, 2 ग्लिप्टॉल, 3 लेक्सॉन। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा केवलर और लेक्सान, इन दोनों का यूज किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन पे देखते हैं ये किस ऑप्शन पे दिए हुए हैं। ये दोनों 1 और 3। ऑप्शन ए में है 1 और 2, ऑप्शन बी में है 2 और 3, ऑप्शन सी में है 1 और 3, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इसकी व्याख्या भी देखते हैं। केवलर तथा लेक्सान बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। क्या क्या? बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है, जबकि ग्लिप्टॉल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें तन्यता नहीं होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसमें पूछ रहा है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है तो कौन प्रकाशित करता है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, ऑप्शन बी विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं क्या पूछ रहा है। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। वित्त विभाग पूछ रहा है। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। तो चलिए देखते हैं किसे सौंपा गया था। ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत को, ऑप्शन बी रफी अहमद किदवई को, ऑप्शन सी कैलाश नाथ काटजू को, ऑप्शन डी मोहम्मद इब्राहिम को।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रफी अहमद किदवई को। ठीक है, चलिए इसकी आगे व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी को पहले संयुक्त प्रांत भी कहते थे, तो यूपी के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रधानमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे। ठीक, जबकि वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 240, ऑप्शन बी अनुच्छेद 241, ऑप्शन सी अनुच्छेद 242, ऑप्शन डी अनुच्छेद 239। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 241। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या में देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछ रहा है, के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध है। चलिए देखते हैं कौन से उपबंध हैं। अनुच्छेद 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। क्या है? अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 241 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है, और अनुच्छेद 242 में निश्चित है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसको परलाफ साइबेरिया कहा जाता है? परलाफ साइबेरिया पूछ रहा है, किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है बैकाल झील को, ऑप्शन बी है ग्रेट बियर झील को, ऑप्शन सी है करदा झील, ऑप्शन डी है लिंकनबर झील। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बैकाल झील। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? साइबेरिया, रूस में है, साइबेरिया क्षेत्र में। इसे परलाफ साइबेरिया इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। इसमें पूछ रहा है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए मटर में, ऑप्शन बी कपास में, ऑप्शन सी पोस्ते में, ऑप्शन डी मक्के में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पोस्ते में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संपुटीय फल परिपक्व होने पर प्रस्फुटित हो जाते हैं, लेकिन अपने मूल पौधे से जुड़े रहते हैं। ऐसे फलों का प्रस्फुटन इतना सौम्य होता है कि बीजों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ठीक, अतः इनके बीजों के प्रकीर्णन हेतु सेंसर विधि का प्रयोग किया जाता है। पोस्ते के बीजों के प्रकीर्णन में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी क्रम पे अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा है? वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। पूछ रहा है वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन सी रेपो दर, ऑप्शन डी ब्याज दर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिवर्स रेपो दर के नाम से जाना जाता है। अब इसकी व्याख्या में देखते हैं क्या दिया हुआ है। रिवर्स रेपो दर के विपरीत है। क्या कह रहा है? रिवर्स रेपो दर जो होता है वो रेपो दर के विपरीत होता है। इस दर पर आरबीआई जो है विभिन्न बैंकों से अल्पकालिक अवधि के लिए उधार लेता है। अल्पकालिक कुछ समय के लिए उधार लेता है। आरबीआई अपने सरकारी बॉन्ड्स विभिन्न बैंकों को बेचता है और भविष्य में उन्हें वापस खरीदने का वादा करता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछ रहा है? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यानी घड़ी और गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये घड़ी और गृह कर पर टैक्स लेता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इसमें हमें देखना है कौन सही सुमेलित है। तो औरंगाबाद आंध्र प्रदेश दिया है, पालनपुर गुजरात दिया है, हुबली महाराष्ट्र दिया है, गुंटूर ओडिशा दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पालनपुर गुजरात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पालनपुर गुजरात। देखिए औरंगा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। हुबली है कर्नाटक में। ठीक है, हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, और गुंटूर पड़ेगा ओडिशा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए इसमें दिया हुआ है इसकी व्याख्या में, औरंगाबाद महाराष्ट्र है, पालनपुर गुजरात है, हुबली कर्नाटक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न पूछ रहा है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1973। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1965। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। मतलब है जो कृषि में उपज होती है उसकी कीमतों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक आयोग गठित हुआ था, उसी का नाम कृषि मूल्य आयोग पड़ा था। ठीक है, वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कर दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, ज्ञातव्य है कि सैद्धांतिक रूप से सरकार इसकी सलाहों के मद्देनजर ही कृषिगत उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है। ठीक, परंतु सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, चाहे तो माने चाहे तो ना भी माने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अब हमें बताना है यह कथन में दिया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है प्रजाति विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, यानी ये बता रहा है कि प्रजाति विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन बी पे है समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक प्रजातियां हैं। ऑप्शन सी है अमेजन वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो अब इसमें पूछ रहा है, इसमें मेन चीज पूछ रहा है कि जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है? ध्रुवों की तरफ, या भूमध्य रेखा में, या समशीतोष्ण क्षेत्र में, या अमेजन वर्षा वनों में? तो अब हमको इसका सही उत्तर चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी प्रजाति विविधता समशीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है। ठीक है, तो अब इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया है? प्रजाति विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। यह गलत है। प्रजाति विविधता जो है भूमध्य रेखा के आसपास ही ज्यादा अच्छी होती है, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घट जाती है। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्रजाति विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। देखिए सही कहा था ना, बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। इस प्रकार विकल्प ए का कथन सत्य नहीं है, अन्य प्रश्नगत कथन सही है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया है? निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या बताना है? ये जो घटनाएं दी हुई हैं उनको काल क्रमानुसार ही व्यवस्थित करना है। ऑप्शन एक में दिया है अगस्त प्रस्ताव, 2 में है क्रिप्स मिशन, 3 में है भारत छोड़ो आंदोलन, और 4 में देसाई लियाकत समझौता। तो चलिए देखते हैं। जो अगस्त प्रस्ताव हुआ था वो 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। क्रिप्स मिशन है मार्च 1942 में। ठीक है, ठीक। अब भारत छोड़ो आंदोलन है
अगस्त 1942, ठीक है। और देसाई लियाकत समझौता है 1945। तो चलिए ये किस ऑप्शन पे दिया है देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1 2 3 4, ऑप्शन बी में दिया है 1 3 2 4, ऑप्शन सी पे है 4 1 3 2, ऑप्शन डी में है 3 2 1 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 2 3 4, ठीक। क्योंकि अगस्त प्रस्ताव 1940 हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 और देसाई लियाकत समझौता 1945 में। तो ठीक है, इसका 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। घटनाओं को सही काल क्रमानुसार देखिए सही लगाया हुआ है कैसे है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अब हमको बताना है इनमें कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन ए में दिया है बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर दिया है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई दिया है, और महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ दिया है? बस्ती में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक, हरदोई। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो इसकी व्याख्या में देखते हैं क्या दिया है। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। और ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य है गौतम बुद्ध नगर जिले में, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य है हरदोई जिले में, और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है ललितपुर जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। अब ये कथन और कारण का प्रश्न पूछ रहा है, तो ये कथन कारण के प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं क्या है। कथन ए में दिया है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण आर है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो अब आपको बताना है कि कौन सही होगा। ऑप्शन ए में दिया है ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही स्पष्टीकरण है ए का, ठीक। ऑप्शन बी पे दिया है ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी क्या दिया है? ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा ए सही किंतु आर गलत है। कैसे गलत है? चलिए देख लेते हैं कैसे गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अतः कथन ए सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कारण आर गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब हमको बताना है इनमें कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है ओसाका वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी दिया है याकोहामा पोत निर्माण, ऑप्शन सी दिया है ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल, ऑप्शन डी दिया है पिट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही नहीं है ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल, ठीक है। बाकी ये सारे सुमेलित हैं। ओसाका वस्त्र उद्योग है, याकोहामा पोत निर्माण है, और पिट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया है। प्रश्नगत नगरों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का सुमेलन निम्नानुसार दिया हुआ है। ओसाका वस्त्र उद्योग, याकोहामा पोत निर्माण, पिट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात है। ह्यूस्टन तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए है। किसके लिए है? ह्यूस्टन फेमस है तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए। और ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित प्रमुख नगर कौन है? डेट्रॉयट है, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में क्या दिया है? ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार, क्या पूछ रहा है, सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे ब्रिटिश सरकार ने? तो चलिए देखते हैं।
किसमें दिया है? ऑप्शन ए वुड्स का डिस्पैच 1854, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही उत्तर होगा चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। कितने रुपए? 1 लाख रुपए खर्च करने की। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? ठीक, तो किसका नहीं है? ऑप्शन ए में स्वजीवी उत्पादक दिया है, ऑप्शन बी में मृतोपजीवी विबंधक दिया है, ऑप्शन सी में परोपजीवी उपभोक्ता दिया है, ऑप्शन डी में तृणभक्षी गौण उपभोक्ता दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। इसी का सुमेल नहीं है, बाकी स्वजीवी उत्पादक है, मृतोपजीवी विबंधक है, परोपजीवी उपभोक्ता है। चलिए तो इसका आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। उत्पादक को प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो उत्पादक स्वजीवी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वजीवी उसे ही कहेंगे जो स्वयं पे डिपेंड होते हैं, स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। उपभोक्ता को कंज्यूमर भी कहते हैं। ये परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। और विबंधक मृतोपजीवी कौन होते हैं? सैप्रोफाइटिक होते हैं, जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। क्या होते हैं? जो अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं, वो होते हैं विबंधक मृतोपजीवी। और तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। जो तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर के प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। इसकी खासियत है शाकाहारी होना। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? अब हमको बताना है इनमें कौन सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक दिया है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम दिया है, ऑप्शन सी में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल दिया है, ऑप्शन डी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में सही है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में सही है। तो चलिए देखते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मयूरभंज जिले में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी हो तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ में एक काम और करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।